नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले क्वाड बना रहेगा। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया। प्रधानमंत्री बोले हम किसी के खिलाफ नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे। यहां वे देर रात 1:30 बजे पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। दोस्तों, बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। दोस्तों, समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में आर्मी की ट्रेन डिरेल करने की साजिश। ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए, पहले ही ब्लास्ट हुए। कानपुर में फिर ट्रैक पर मिला सिलेंडर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश में नया फैक्ट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, रेलवे सूत्रों ने रविवार को बताया कि बुरहानपुर में सेना के जवान को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश की गई थी। यह घटना 18 सितंबर की है। बुरहानपुर के नेपानगर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। दोस्तों, बीते 24 घंटे में यूपी में भी ट्रेन डिरेल करने की घटनाएं सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को प्रेमपुर स्टेशन के पास JTTN गुड्स ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई थी। ट्रेन पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला। लोको पायलट ने सिलेंडर देखते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोक लिया। घटना रविवार सुबह की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। MVA को समर्थन देने पर भी सत्यपाल मलिक ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी MVA के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले सत्यपाल मलिक ने मुंबई में शिवसेना UBT के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मलिक ने रविवार को पत्रकारों से भी बात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस्तीफे पर केजरीवाल बोले लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तो वोट देना। भागवत से पूछा मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं मैं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी संयोजक ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जब 75 साल में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं होता। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को CM पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को वार्निंग। बोले अगर अब भी नहीं समझे तो हमें समझाना आता है। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के माहौल से दुनिया भर के देशों में चिंता का माहौल है। हाल ही में लेबनान में 3000 पेजर और दर्जनों वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल पर रॉकेट हमले का दावा किया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेल अवीव ने हाल ही के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए हैं जिस तरह से वह सोच भी नहीं सकता। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि यदि हिजबुल्लाह ने इस मैसेज को नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वह यह मैसेज समझ जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM बोले भगवान से क्षमा मांगी, उपवास रख रहा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। मस्जिद चर्च में ऐसा होता तो देश भड़क उठता। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के
श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर में प्रसादम यानी कि लड्डुओं में जानवर की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। इसके साथ ही दोस्तों पवन कल्याण ने रविवार से 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा भी शुरू कर दी है। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया। मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत चेन्नई टेस्ट जीता, बांग्लादेश को 280 रन से हराया। अश्विन का शतक, 6 विकेट भी लिए, 3 इंडियन बैटर्स की सेंचुरी। जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 280 रनों से जीत लिया। इस जीत से टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों चेपाक स्टेडियम में रविवार को मैच के चौथे दिन भारतीय टीम ने 515 रन चेज कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर ऑल आउट कर दिया। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 4 विकेट पर 287 रन पर दूसरी पारी घोषित की थी और बांग्लादेश को 515 रन का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर ही सिमट गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बिहार पुलिस महकमे में बम्पर बहाली, 1,23,000 पदों पर होगी नियुक्ति। नीतीश सरकार का बड़ा गिफ्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों बिहार सरकार के पुलिस महकमे में सेवा देने की इच्छा रखने वाले युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल दोस्तों बिहार सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को बहाली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी कई पद खाली है। ऐसे में नीतीश सरकार जल्द ही इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा गिफ्ट दे सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में सीटों को लेकर रसाकसी, अठावले ने रखी 10 से 12 सीटों की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सहयोगी पार्टी आरपीआईए के प्रमुख रामदास अठावले की प्लानिंग से एक बार फिर बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों अठावले ने चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और एक बयान में कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरपीआईए प्रमुख अठावले ने बताया कि उनकी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और विदर्भ क्षेत्र में 3-4 सीटों की मांग करेगी, जिसमें उत्तर नागपुर, उमरेड नागपुर, उमरेरखर, यवतमाला और वाशिम के क्षेत्र शामिल है। बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है, जहां पार्टी की सहयोगी शिवसेना और एनसीपी की सीट बंटवारे पर अपनी अपनी इच्छाएं और मांगे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू ने लगाए टीडीपी पर निराधार आरोप, कार्रवाई हो। तिरुपति लड्डू विवाद में जगन रेड्डी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर पर लगाए गए निराधार आरोपों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। वाईएस जगन रेड्डी ने मुख्यमंत्री नायडू द्वारा तिरुमला लड्डू के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी की शुद्धता पर उठाए गए सवालों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ये गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध टीटीडी की पवित्रता को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीटीडी में प्रसादम तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रक्रियाएं और गुणवत्ता जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि घी की खरीदारी में ई टेंडरिंग प्रक्रिया, एनपीएल प्रमाणित लैब टेस्ट और कई स्तरीय जांच शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान भी ऐसी ही प्रक्रियाएं लागू की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरी चमड़ी मोटी नहीं, चोर भ्रष्टाचारी कहने पर मुझे फर्क पड़ता है, केजरीवाल ने बताया क्यों छोड़ी सीएम की कुर्सी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया। तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो, इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है मुझे पैसे नहीं कमाने, हम देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। भाजपा वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं
हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, दुख होता है। मैं आज इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं अंदर से पीड़ित और दुखी महसूस कर रहा हूँ। थोड़े दिन में मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा। आज मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार खूब मिला है। दिल्ली के कई लोगों का मैसेज आया कि आप मेरे घर में आकर रहो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वीजा वायोलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और टैक्स चोरी का आरोप। जी हां दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायोलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में आ गई है। राइटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, इस जांच के बारे में 20 जुलाई को भारत की होम मिनिस्ट्री के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO के एक अधिकारी दीपक यादव द्वारा नेटफ्लिक्स की भारत में बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स की पूर्व डायरेक्टर नंदिनी मेहता को भेजे गए ईमेल से पता चला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वोडाफोन आइडिया जल्द ही 5G लॉन्च करेगी। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ की 30,000 करोड़ की डील साइन। 4G एक्सपेंशन भी करेगी वोडाफोन आइडिया। जी हां दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल में 4G और 5G नेटवर्क इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए $3.6 बिलियन यानी कि करीब 30,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। यह कंपनी के $6.6 बिलियन यानी कि 55,000 करोड़ रुपए के 3 साल के कैपेक्स प्लान के इंप्लीमेंटेशन की दिशा में पहला कदम है। दरअसल दोस्तों, कंपनी का इस साल से टारगेट 4G पॉपुलेशन के कवरेज को 1.03 बिलियन यानी कि 103 करोड़ से बढ़ाकर 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ करना है। प्रमुख बाजारों में 5G लॉन्च करना और डेटा ग्रोथ के तहत कैपेसिटी को बढ़ाना भी इनका प्रमुख टारगेट है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और आपके हिसाब से सबसे अच्छा सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। अमेरिका के GDP आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर, 5 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी रहने की उम्मीद है। अमेरिका के GDP आंकड़े, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच से लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों की बाजार में खरीदारी जैसे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्चर हेड सिद्धांत खेमका ने कहा कि बाजार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह पॉजिटिव मोमेंटम स्ट्रॉन्ग FII इनफ्लो के साथ अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। साथ ही दोस्तों, अनुमान जताया जा रहा है कि इस हफ्ते निफ्टी 26,000 के स्तर को पार कर सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आयात शुल्क घटने के बाद सोने की विदेशी सप्लाई बढ़ी। गोल्ड इंपोर्ट तिगुना हुआ, दाम 3,000 रुपए बढ़े। फिर भी त्योहारों में मांग 30% बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2% यानी कि 2,985 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। बजट में आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद दाम जितना घटा था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग रिकॉर्ड बनाएगी। आयात शुल्क घटने से विदेश से सोना मंगाना आसान हो गया है। यह देश के सभी ज्वेलर्स के पास पहुंच रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में सोने की मांग 30% से ज्यादा बढ़ेगी। आम बजट में सोने पर आयात शुल्क घटने के बाद अगस्त में भारत का सोने का आयात तिगुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन हम सबकी परीक्षा ले रहा है, चुपके से क्वाड नेताओं से बोले बाइडेन। हॉट माइक पर सबने सुन ली बात। जी हां दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एक हॉट माइक पर बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं से यह कहते हुए सुना गया कि चीन हमारी परीक्षा ले रहा है। उनका यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका किस तरह चीनी खतरे के प्रति गंभीर है। बाइडेन की शुरुआती टिप्पणियां हॉट माइक पर तब रिकॉर्ड हो गई जब पूल रिपोर्टर विल मिलिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडर समिट के आयोजन स्थल से निकल रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी कंपनियों का चीन से हुआ मोह भंग। 12 लाख करोड़ की 50 कंपनियां अपने कारोबार समेटेगी, इनमें से 15 भारत आएंगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव और चीन में बदलते व्यापारिक माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार वहां से समेटने की तैयारी में है। इन कंपनियों का कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 15 भारत में निवेश करना चाहती है। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स की 306 कंपनियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब मैक्सिको, अमेरिका और यूरोप को छोड़कर निवेशकों की शीर्ष पसंद बनता जा रहा है। बीते साल भारत को निवेश के लिए 5वां स्थान दिया गया था, जबकि इस साल यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर दक्षिण पूर्व एशिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया अब भी निवेशकों की पसंद बना हुआ है। चीन निवेशकों की प्राथमिकता खोता जा रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरियोग्राफर जोनी मास्टर ने जुर्म कबूला, 4 साल तक असिस्टेंट का सेक्सुअल हरेसमेंट किया। पुलिस बोली गलत इरादे से नौकरी पर रखा था। जी हां दोस्तों, सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले में गिरफ्तार हुए तेलुगु कोरियोग्राफर जोनी मास्टर ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जोनी पर यह आरोप 21 साल की एक फीमेल कोरियोग्राफर ने लगाया था, जो बीते कई सालों से उनकी असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी। इसके बाद साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को जोनी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, कोर्ट में मामले की रिपोर्ट पेश करते हुए पुलिस ने कहा कि पीड़िता पहली बार साल 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान जोनी मास्टर से मिली थी। इसके बाद जानी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से पीड़िता को असिस्टेंट कोरियोग्राफर की नौकरी ऑफर की थी, जिसे पीड़िता ने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, जोनी ने मुंबई के एक होटल में अपने असिस्टेंट का यौन शोषण किया था। उस वक्त पीड़िता 16 वर्ष की थी। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में कहा कि जोनी ने 4 साल में कई बार पीड़िता का यौन शोषण किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले फारूक पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। अब्दुल्ला का जवाब, चीन से तो बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। नौशेरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करें। आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब, अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। अब बंकरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अमित शाह के हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकती? आतंकवाद का हल निकालना होगा। कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, SC, ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप। राहुल बोले बयान का गलत मतलब निकाला गया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में एफआईआर दर्ज करवाई है। यह शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई है। दरअसल दोस्तों, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता SC, ST, OBC और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। दरअसल दोस्तों, राहुल ने सिख समुदाय से पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। राहुल गांधी ने शनिवार को फिर अपने बयान को सही बताया। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा उनके बयानों को गलत पेश कर रही है। बीजेपी हमेशा ही झूठ का सहारा लेती है। राहुल ने अमेरिका में दिए स्टेटमेंट का वीडियो भी पोस्ट करते हुए सिख समुदाय से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है? आप यह वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा चुनाव 2024, सीएम सैनी बोले बूढ़ी हो गई है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले बाप बेटे चला रहे पार्टी, मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा द्वंद्व युद्ध। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रविवार को रोहतक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोहाना अड्डे पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है उनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों को लागू नहीं किया, जबकि भाजपा ने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है उनको पूरा करने का काम किया है। नायाब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बही खाते खराब हैं वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए हरियाणा में कौन सी पार्टी का पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव, पहले चरण में किसी को भी 50% वोट नहीं मिले। पहली बार दूसरे राउंड की गिनती शुरू। साजिद प्रेमदासा, अनुराधा दिस्सानायके के बीच मुकाबला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो गई है। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंका के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले। चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब दूसरे राउंड के वोटरों की गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुराग कुमारा दिसानायके और साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम वोट हासिल किए हैं। दोनों में से किसी ने भी 50% वोट हासिल नहीं किए हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। चुनाव आयोग ने कहा कि टॉप 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी रेस से बाहर हो गए हैं। पहली राउंड के वोटों की गिनती के नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में अनुराग दिसानायके सबसे आगे चल रहे हैं। श्रीलंका में 21 सितंबर को चुनाव हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
रेलवे में आ गई वैकेंसी, 10वीं पास के लिए 5000 से अधिक वैकेंसियां, बिना परीक्षा के होगा चयन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्टर्न रेलवे WR ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदों पर 5000 वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RRC वेस्टर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2024 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होगी और 22 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। दोस्तों, इस भर्ती अभियान के माध्यम से अप्रेंटिस पदों पर कुल 5066 खाली पद भरे जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या फिर 10वीं पास उम्मीदवार जिन्होंने 10+2 एजुकेशन सिस्टम से परीक्षा पास की हो वे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 10वीं क्लास में कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष से तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में चाणक्य के नाम से कौन सा व्यक्ति फेमस है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।